Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the fourth lecture of Laws of Motion. Basically इस लेक्चर में हम लोग डील करने वाले हैं with spring force and fixed pulley. तो सबसे पहले let's revise spring force. स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुका है. मैग्नीट्यूड हमने देखा था कि F बराबर क्या होता है, K इंटू एक्स होता है, जहां पर x क्या होता है, x होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन लेंथ, है ना. और हम लोग समझ सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इधर से आ जाएगा और डायरेक्शन तो हम लोग दिमाग से लगा देंगे, है ना, कि अगर स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो वो पुश करेगी, स्प्रिंग को अगर इलोंगेट करेंगे तो वो खींचेगी अपने एंड्स के थ्रू. हम लोगों ने के बारे में भी पढ़ा था. के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट, है ना. और के बारे में एक और खासियत है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक पर्टिकुलर स्प्रिंग है तो उसको अगर हम लोग जो है देखें और उसकी लेंथ को लेटर से कि L0 बोल दें और जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट था उसको K0 बोल दें, तो जो प्रोडक्ट होगा L0 K0 का वो फिक्स रहेगा. कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसी स्प्रिंग को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में काट देंगे, लेटर से कि हमारी ये स्प्रिंग थी, है ना, और इसकी लेंथ थी L0 और स्प्रिंग कांस्टेंट था K0. अब अगर आपने इसे काट दिया, लेटर से कि एक पार्ट हो गया L1 लेंथ का और एक पार्ट हो गया L2 लेंथ का, तो अब जो है ना स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाता है. मान लीजिए कि इस वाले पोर्शन का हो गया K1 और इस वाले पोर्शन का हो गया K2, तो अभी भी क्या कांस्टेंट रहेगा, द प्रोडक्ट. मतलब कि K0 इंटू L0 विल बी इक्वल टू K1 इंटू L1 एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू K2 इंटू L2. ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, आइडियल स्प्रिंग की, जिससे हम लोग डील करते हैं ना, जो मासलेस होती है. तो यहां पर अगर x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट का ग्राफ हमने देखना है ना, जैसे यहाँ पर x एक्सिस पर क्या है, लेंथ है, और y एक्सिस पर क्या है, k है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई बराबर अगर कांस्टेंट होता है ना तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है और इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. तो यहाँ पर k एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ का ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. चलिए बच्चों, तो एक प्यारा सा सवाल करते हैं. सवाल है, two blocks A and B of masses M and 2M respectively are connected by a massless spring of stiffness K. At the instant shown there is a force capital F acting on B and the acceleration of A at this instant is small a towards left. Find the acceleration of B and the extension in the spring at this instant. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि स्प्रिंग जैसे यहां पर दिया हुआ है ना, अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन है तो स्प्रिंग का ये वाला हिस्सा लेटर से कि ये P है और लेटर से कि ये Q है. तो अगर स्प्रिंग में मान लीजिए कि X लेंथ का इलोंगेशन है तो वो P सिरा जो है वो भी जिसको भी होल्ड करके रखा है उसे खींचेगा अपनी तरफ, और Q सिरा भी जिससे भी होल्ड करके रखा है वो उसे खींचेगा अपनी तरफ. मतलब स्प्रिंग का P सिरा अगर यहां पर मान लीजिए कोई ब्लॉक है तो ब्लॉक को खींचेगा, फिर स्प्रिंग का ये राइट वाला सिरा जिसको मैं Q कह रहा हूं, अगर वो भी किसी ब्लॉक से कनेक्टेड है तो वो इस ब्लॉक को भी खींचेगा. मतलब बेसिकली प्रैक्टिकली जो आप देखते हैं वही होगा. स्प्रिंग के दोनों सिरे जो है खींचना चाहेंगे जो भी वस्तु यहां पर होगी, है ना. मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि अगर यहां पर दीवार होती, है ना, अगर यहां पर दीवार होती तो वो दीवार को भी खींचता. कितने फोर्स से, अगेन kx से. यहां ब्लॉक है, इसे भी खींचेगा kx से. तो बेसिकली स्प्रिंग करता ये काम है ना. और अगर स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता, मतलब मान लीजिए कि यहां पर दीवार होती और लेटर से कि यहां पर भी दीवार होती, है ना, तो क्या करता स्प्रिंग इस दीवार को भी पुश करता kx फोर्स से और इस दीवार को भी प्रेस करता kx फोर्स से. जहां पर मैं x क्या कह रहा हूं, मैं x कह रहा हूं कि कितने लेंथ से ये स्प्रिंग कंप्रेस हुई है. क्लियर है ये बात. तो बच्चों, अगर वापस हम लोग इस सवाल पर आए तो हम लोगों को किसके बारे में जानकारी दी हुई है, जानकारी अपने को दी हुई है ए ब्लॉक के बारे में. तो चलिए ए ब्लॉक का ना सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. इसका मास m है. देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में ये मोशन नहीं कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को शो करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन निपटा हुआ है आराम से. अब देखिए यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए इज टुवर्ड्स लेफ्ट. ए का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट कब हो सकता है, इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही एक्ट कर सकता है और वो कौन सा है, स्प्रिंग की वजह से. तो इसका मतलब स्प्रिंग इसे धक्का लगा रही है ना, स्प्रिंग धक्का लगा रही है और लेटर से कि इस समय स्प्रिंग में
क्या होगा, इलोंगेशन है या कंप्रेशन होगा? ऑब्वियस है कि स्प्रिंग में होगा कंप्रेशन, ठीक है। तो लेट अस से कि कंप्रेशन जो आया है वो उसमें x का आया है, ठीक है। मतलब कि इनिशियली मान लीजिए स्प्रिंग की लेंथ L0 थी, तो अभी लेंथ कितनी है, L0 माइनस एक्स, है ना। तो x अमाउंट से स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, तो स्प्रिंग इसका मतलब इस पर धक्का लगा रही है kx, और जिसकी वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आ गया कि a। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स बराबर एम ए, तो k इंटू एक्स को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, k इंटू एक्स को हम लोग लिख सकते हैं m इंटू ए के बराबर, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ गया, x आ गया एम ए अपॉन के। तो देखिए एक जानकारी तो अपने को अभी तक मिल गई। अब आते हैं b पर, है ना। तो b के बारे में अगर हम लोग सोचें तो b के बारे में क्या निकालना है अपने को, b का अपने को एक्सेलरेशन निकालना है। और हम लोगों ने क्या निकाल लिया, हम लोगों ने x निकाला है। और बेसिकली सवाल हमारे को गुमराह करना चाह रहा था, सवाल में बोला था एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग निकाले, जबकि एक्सटेंशन है ही नहीं स्प्रिंग में। x क्या है, x बेसिकली कंप्रेशन है ना। तो हम लोग जवाब कैसे देंगे कि एक्चुअली देयर इज नो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, देयर इज कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, और वो कितने के बराबर है, एम ए अपॉन के। अब आ जाते हैं बच्चों 2m मास के ब्लॉक के ऊपर। तो 2m मास के ब्लॉक को अगर हम लोग देखें तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। अगर स्प्रिंग m मास को धक्का दे रही है kx का, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि 2m को भी वो धक्का देगी, है ना, और kx अमाउंट से ही धक्का देगी। साथ ही साथ 2m पर एक एडिशनल फोर्स और लग रहा है जो कि f है। तो ऑब्वियस है कि सारे फोर्सेस अगर राइट की तरफ लग रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी इसका राइट की तरफ होगा। तो इसे मैं लिख दे रहा हूं एक्सेलरेशन ऑफ b। तो एक्सेलरेशन ऑफ b कैसे लिखूंगा मैं, नेट फोर्स अपॉन इसका मास। तो 2m पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, f प्लस kx, और उसका मास कितना है, 2m है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं इसे सिंप्लीफाई करके, ab इज इक्वल टू f प्लस kx के बदले में ma लिख देता हूं, है ना। ऊपर मैंने ma देखा था कि kx होता है, तो ma अपॉन ट्वाइस ऑफ m। तो बेसिकली देखिए अपने पास सेकेंड पार्ट भी आ गया ना, मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ b जो अपने को निकालना था वो भी बड़े आराम से अपने पास आ गया। तो बच्चों हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी यहाँ पर कि यहाँ पर जो स्प्रिंग था वो कैसा था, वो मासलेस था, आइडियल था, और इसीलिए क्या हुआ, द टेंशन इज इक्वली ट्रांसमिटेड एट द टू एंड्स ऑफ द स्प्रिंग, है ना। हर जगह इनफैक्ट स्प्रिंग में टेंशन क्या रहा, बिल्कुल सेम रहा। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, फॉलोइंग फिगर शोज टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 and m2 placed on a smooth horizontal surface. They are connected by an ideal spring of stiffness K. The spring is at its natural length. Now a constant pulling force starts acting on M2. Find the maximum elongation in the spring. चलिए बच्चों तो सवाल को अब समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली सवाल ये कहना चाह रहा है कि स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ में था ना, तो M1 और M2 इस तरीके से कनेक्टेड थे। उस समय M1 M2 पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन अचानक से हम लोगों ने क्या किया, एक एक्स्ट्रा F फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया M2 के ऊपर। कब, जब ये नेचुरल लेंथ में था उस समय। अब अपने को ये बताना है कि मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग कितना आएगा। देखिए शुरुआत में हम लोग अभी बिल्कुल बिगिनर लेवल पर है, अपने को इतने अच्छे से मोशन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा होगा। ये तो जरूर समझ में आ रहा है कि M2 आगे जाता जाएगा, और एक हल्का सा आइडिया ये भी लग रहा है कि M2 के आगे जाने से स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगा। स्प्रिंग में इलोंगेशन आएगा तो वो M1 को आगे खींचना चाहेगा, है ना। कुछ ऐसा तो लग रहा है कि M2 भी आगे जा रहा है, M1 भी आगे जा रहा है, और स्प्रिंग में इलोंगेशन भी आता हुआ दिख तो रहा है। लेकिन फिर भी अभी हम लोग बहुत ही इनिशियल स्टेज में, तो बहुत अच्छे से विजुअलाइज तो नहीं हो रहा है। तो चलिए सोचते हैं कि कैसे इस सवाल को स्टार्ट किया जाए। बच्चों चूंकि मुझे ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था, तो मैंने कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए क्या किया, मैं M1 के ऊपर बैठ करके M2 को ऑब्जर्व करना चालू कर दिया कि M1 के नजरिए में मैं देखना चाह रहा हूं आखिर कि हो क्या रहा है ना। सबसे पहले तो सवाल तो तब सॉल्व करेंगे जब समझ में आएगा कि हो क्या रहा है आखिर। तो मैं M1 के ऊपर बैठ गया, है ना, और M1 के नजरिए से मैं M2 को ऑब्जर्व करना चाहता हूं। अब आपको याद आ रहा होगा रिलेटिव मोशन, है ना। मान लीजिए बच्चों कि इस समय इलोंगेशन आया है स्प्रिंग में कितने का, x का। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर कितने का इलोंगेशन आ गया है, x का आ गया है। अब जरा सोचिए कि m1 का एक्सेलरेशन इस समय कितना होगा।
m1 का एक्सेलरेशन बच्चों अगर निकालना है तो अपने को m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो m1 पर इस समय कितना फोर्स लग रहा होगा? m1 पर फोर्स लग रहा होगा आगे की तरफ, कितना आगे की तरफ लग रहा होगा k इंटू एक्स, क्योंकि स्प्रिंग खिंच गई है, स्प्रिंग इलोंगेट हो गई है, तो स्प्रिंग पर आगे की तरफ लग रहा होगा फोर्स कितना, kx, सॉरी m1 पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा होगा kx। और इसी तरीके से अगर मैं m2 के बारे में बात करूं, है ना, अगर मैं m2 के बारे में बात करना चाह रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर? मैं बोलूंगा कि m2 पर मुझे दिख रहा है कि एक फोर्स तो F लग रहा है, और चूंकि स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो वो इस पर फोर्स पीछे की तरफ लगाएगी kx। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ m2 कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ m2 जो है वो हो जाएगा F माइनस kx अपॉन m2, है ना। मैंने यहां पर कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है? मैंने टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, इसीलिए मैंने F माइनस kx अपॉन m2 लिख दिया। अब एक्सेलरेशन ऑफ m1 में कितना लिख दूंगा? एक्सेलरेशन ऑफ m1 में लिख दूंगा kx अपॉन m1, है ना। ये भी एक्सेलरेशन मैंने टुवर्ड्स राइट माना। अब आप लोग सोचते हैं कि ये काम हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे देखना था मोशन ऑफ m2 किसके नजरिए से? m1 के नजरिए से। तो बेसिकली मुझे क्या लिखना चाहिए? एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1, है ना, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ m2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ m1। तो एक्सेलरेशन ऑफ m2 कितना है? F माइनस kx अपॉन m2। उसमें से क्या घटा दें? एक्सेलरेशन ऑफ m1 जो कि कितना है? kx अपॉन m1। क्लियर है ये बात? तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1 ये कितना आ गया? ये आ गया F माइनस kx अपॉन m2 माइनस kx अपॉन m1, है ना। तो बेसिकली ये 1 के नजरिए से 2 का एक्सेलरेशन आया। तो बच्चों आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। ऐसा लग रहा है कि m1 रुका हुआ है क्योंकि मैं m1 पर बैठ करके m2 को देख रहा हूं, तो रिलेटिव में तो यही करते थे ना। m1 ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल यहाँ पर फेविकॉल लगा हुआ है और ये यहाँ पर रुका हुआ है। अब मुझे क्या दिख रहा है कि m2 जो है वो आगे जा रहा है ना, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है, और इस समय इलोंगेशन कितना है? x है। बेसिकली शुरुआत में जो दूरी थी m1 और m2 के बीच में वो कितनी थी? नेचुरल लेंथ के बराबर थी, लेट अस से L0 थी, है ना। ये दूरी शुरुआत में L0 थी। अब वो क्या हो रही है? दूरी बढ़ रही है और L0 प्लस x हो गई इस मोमेंट पर। तो बेसिकली जितना x होगा उतना ज्यादा दूरी बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो यहां पर जो x है बेसिकली उसका रेट ऑफ चेंज अपने को क्या बता रहा है? x जिस रेट से चेंज हो रहा है वो मेरे को बता रहा है वेलोसिटी ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1, है ना। और उसी को अगर डबल डिफरेंशिएशन देखें तो वो मुझे क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1, क्योंकि L0 तो कांस्टेंट है ना, x ही वेरी कर रहा है। तो यहां पर मैं पुराने दिनों को याद करके क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन बराबर लिख सकता हूं v dv बाय dx। तो यहां पर मैं जो सारी की सारी बातें कर रहा हूं वो किसके नजरिए से कर रहा हूं बच्चों? m1 के नजरिए से। तो एक्सेलरेशन m1 के नजरिए से मैं कितना लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा F माइनस kx अपॉन m2 माइनस kx अपॉन m1। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू m1। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हम लोग लिख सकते हैं v dv बाय dx, है ना। याद होगा आपको एक्सेलरेशन बराबर v dv बाय dx होता है। अब यहां पर ये जो v होगा ये कौन सा v होगा? ये m1 के नजरिए में m2 की वेलोसिटी है। तो यहां पर मैं रिलेटिव एक ऐड कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा, है ना, क्योंकि ये कौन सी वेलोसिटी है? ये रिलेटिव वेलोसिटी है। क्लियर है ये बात? और सेपरेशन तो चलिए L0 प्लस x है, तो यहां पर dx लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो चलिए यहां से अब हम लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। v रिलेटिव dv रिलेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F माइनस kx अपॉन m2 माइनस kx अपॉन m1, और पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दें? पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे dx से। अब चलिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बच्चों कि जब x बराबर 0 था, है ना, जब x की वैल्यू कितनी थी? 0 थी, मतलब बिल्कुल ब्लॉक यहां पर था, उस समय तो फोर्स लगना बच्चों चालू ही हुआ था इस पर। तो अगर अभी अभी फोर्स लगना चालू हुआ है तो तुरंत तो ये कोई वेलोसिटी गेन नहीं करेगा ना।
तो M1 शुरुआत में रुका हुआ था, M2 शुरुआत में रुका हुआ था, तो M1 के नजरिए में M2 भी क्या था, रुका हुआ था। तो जब x की वैल्यू 0 थी तो उस समय हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 थी। ठीक है ये बात। अब आप सोचिए कि जब x की वैल्यू x मैक्स हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू x मैक्स होने का मतलब कि जितना मैक्सिमम स्प्रिंग खिंच सकता है, जितना ज्यादा आगे जा सकता है M1 के रिस्पेक्ट में, उतना खिंच गया है। मतलब M1 M2 से जितना, मतलब M1 और M2 के बीच में जितनी दूरी संभव है मैक्सिमम, वो दूरी लेटर से की अटेन हो गई है। तो उस समय क्या होगा, उस समय ऑब्वियस है कि रिलेटिव वेलोसिटी फिर से 0 होगी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पर बच्चों थोड़ा सा फोकस करिए। इसको समझाने के लिए मैं यूज करूंगा सिंपली जब हम लोग किसी बॉल को हवा में उछालते हैं। जब मैं बॉल को ऊपर उछालता हूं तो बॉल मेरे से दूर जाता जाता है, जाता जाता है, जाता जाता है। अब कब आप बोलते हैं बच्चों कि दोनों के बीच में, इंसान और बॉल के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन आ गया? ये जो वाईमैक्स आता है ये कब आता है? जब इंसान के नजरिए में बॉल की स्पीड कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और ऑब्वियस भी तो है, अगर इंसान के रेस्पेक्ट में बॉल की स्पीड अगर अभी भी कुछ होती तो ये मैक्सिमम सेपरेशन थोड़ी होता, ये तो और ऊपर जाता। तो बेसिकली हम लोग ये समझ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन कब आएगा, जब इंसान को लगेगा कि बॉल की स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जब क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको अब समझ में आ रहा होगा कि M1 के नजरिए में M2 जब इससे सबसे ज्यादा दूरी पर होगा तो M1 को ऐसा लग रहा होगा कि M2 इस मोमेंट पर एक इंस्टेंट के लिए रुक जाएगा, है ना। तो आ जाते हैं इक्वेशन में। तो जब x की वैल्यू x मैक्स होगी तो वापस से रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, 0। मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, 0। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन के अंदर जो भी आ रहा है इसको कितने के बराबर होना पड़ेगा, 0 के, है ना। तो बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या, कैसे सॉल्व किया जाए इसे, पहले इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। तो चलिए बड़े आराम से एक एक टर्म को इंटीग्रेट करते हैं। जैसे f अपॉन m2 है ना, f अपॉन m2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, f अपॉन m2 इंटू x, फिर माइनस ऑफ k अपॉन m2 और यहां पर x है तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2, फिर क्या आ गया माइनस k अपॉन m1 और यहां पर भी आ गया x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट क्या भर देंगे, लिमिट भर देंगे 0 से लेकर के x मैक्स तक की, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि क्या आ रहा है। जब 0 भरेंगे तब तो पूरा गायब हो जाएगा, तो बेसिकली x मैक्स भरते हैं, f इंटू कितना लिख दें, x मैक्स को xm बोल देता हूं, अपॉन m2 माइनस k अपॉन m2 इंटू x मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस k अपॉन ट्वाइस ऑफ m1 x मैक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा f x मैक्स अपॉन m2 इज इक्वल टू, ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा k अपॉन m2 इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस k इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m1। सही है। चलिए तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या आ जाएगा यहां से, एफ एक्स एम अपॉन एम टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एक्स एम का स्क्वायर अपॉन 2, ये तो कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, जो कि और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, के एक्स एम का स्क्वायर अपॉन 2 और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2, है ना। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लोग देख सकते हैं क्या बन जाएगा, एफ एक्स एम अपॉन m2 इज इक्वल टू, लिख देता हूं मैं, के एक्स एम का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस और इधर क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। अब देखिए काफी चीजें यहां से कैंसिल आउट होती दिख रही है, m2 से m2 कैंसिल आउट हो गया और एक xm यहां से कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, फाइनली आप देख सकते हैं यहां पर xm है ना, मैक्सिमम x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2f m1 डिवाइडेड बाय k टाइम्स m1 प्लस m2। तो बेसिकली यही हमारा फाइनल आंसर हो गया।
चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, द सिस्टम शोन इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन स्ट्रिंग ए इज कट, देन व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ अपर एंड लोअर ब्लॉक। और के की वैल्यू अपने को दे रखी है 20 न्यूटन्स पर मीटर। बच्चों अगेन एक बहुत ही प्यारा सवाल अपने सामने आया है, जो एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट अपने को सिखा करके जाएगा। और वो ये है कि जैसे ही हम लोग इस धागे को काटेंगे, है ना, जैसे ही हम लोग इस धागे को कट करेंगे तो इमीडिएटली इस धागे में टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। जो फोर्स ये धागा लगा रहा था वो तो अब नहीं लगा पाएगा। अब लेकिन देखिए, स्प्रिंग जो है वो एक खास ओरिएंटेशन में था, है ना। स्प्रिंग इस समय नेचुरल लेंथ में तो नहीं था, स्प्रिंग में कुछ खिंचाव आया हुआ था ऑलरेडी। तो स्प्रिंग जो है वो जिस अवस्था में अभी था, उस ओरिएंटेशन या उस अवस्था को चेंज करने में उसको कुछ फाइनाइट टाइम चाहिए। वो सडनली अपने ओरिएंटेशन को चेंज नहीं कर सकता है। और जो भी स्प्रिंग फोर्स लगाता है वो अपने ओरिएंटेशन या अवस्था की वजह से लगाता है। सही बात है। तो इसीलिए क्या होगा कि सडनली हम लोगों ने धागे को काटा, लेकिन स्प्रिंग में तो फिलहाल कोई चेंज नहीं आया। अगर इंस्टेंटली बात करें, इमीडिएटली बात करें, इनिशियल मोमेंट पर बात करें, t इक्वल टू 0 पर जैसे ही हमने कट किया उसी समय की बात करें, तो हम लोग बोलेंगे कि स्प्रिंग जैसा था वैसा ही रहेगा और उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। ऑब्वियस है उसके बाद फर्क आना चालू होगा, लेकिन उस मोमेंट पर तो कोई भी फर्क नहीं आ सकता है। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहां पर देखिए क्या बोल सकते हैं कि जब यहां पर धागा कटा नहीं था तब की पहले बात करने की कोशिश करते हैं ना। जब यहां पर धागा एज इट इज था तो उस समय को एनालाइज करने के लिए एक बार मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। एक तो मैं 3 kg का बनाऊंगा और एक 2 kg का बनाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2 kg पर नीचे फोर्स कितना लग रहा है, 2 इंटू जी, है ना, मास इंटू जी, मतलब कि ये हो गया लगभग 20 मान सकते हैं। अब ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगना है, ऊपर की तरफ फोर्स इस पर लगना चाहिए 20, तभी तो ये रुका हुआ था। सही बात है। और ये फोर्स कौन लगा सकता है, स्प्रिंग लगा सकता है। तो दिस शुड बी इक्वल टू के एक्स नॉट। यहां पर मैं एक्स नॉट किसे कह रहा हूं, मैं एक्स नॉट कह रहा हूं इसकी इनिशियल इलोंगेशन को, है ना। लेटर से कि नेचुरल लेंथ यहां से यहां तक थी, तो ये लेटर से कि एक्स नॉट स्ट्रेच हुआ था। तो के एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आनी पड़ेगी, 20 आनी पड़ेगी। ठीक है ये बात। इसका मतलब स्प्रिंग में स्ट्रेच था, ऑलरेडी कुछ था स्ट्रेच। अब बात करते हैं बच्चों 3 kg की ब्लॉक की। इस पर एक फोर्स तो mg लगेगा ही, मतलब 3g, मतलब कि 30 तो लगेगा ही, है ना। धरती से खींचेगी नीचे की तरफ। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, स्प्रिंग को अगर आप खींचेंगे तो वो अपने दोनों सिरों से क्या चाहेगा, खींचना, है ना। स्प्रिंग को अगर आप इलोंगेट करेंगे तो वो दोनों ही सिरों से क्या चाहेगा कि अपनी नेचुरल लेंथ को वापस लाने के लिए वो खींचना चाहेगा। तो इसका मतलब कि अगर वो 2 को खींच रहा था के एक्स नॉट से, तो 3 kg को भी खींचेगा के एक्स नॉट से। तो मैं यहां और क्या लिख दूंगा, के एक्स नॉट, जिसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 20। अब 3 kg शुरुआत में रुका हुआ था, इसका मतलब उस पर ऊपर धागे की वजह से जो टेंशन लग रहा था वो कितना मैं बता सकता हूं। टेंशन की वैल्यू इसका मतलब हो जाएगी 30 + 20 विच इज 50 न्यूटन। इतना लग रहा था उस समय, जिसकी वजह से ये 3 kg का ब्लॉक आराम से रुका हुआ था। अब आप सोचिए कि धागे को काटने पर किस फोर्स में परिवर्तन आएगा। 2 kg को तो पता भी नहीं चलेगा कि धागा कटा है। क्यों? क्योंकि mg नीचे अभी भी लगेगा। धरती खींचना बंद थोड़ी करेगी कि धागा कट गया अब मैं खींचूंगी ही नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। स्प्रिंग अपनी ओरिएंटेशन सडनली चेंज नहीं करता है, जिसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स में भी चेंज नहीं आया। तो 2 kg वाले के लिए तो आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया कि 2 kg का जो एक्सेलरेशन होगा, ए इनिशियल, है ना, वो कितना होगा, 0, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में अभी भी है। क्लियर है ये बात। अब बात करते हैं 3 kg के लिए। तो 3 kg से कौन सा फोर्स अब गायब होता हुआ दिख रहा है सडनली, ये जो 50 न्यूटन का फोर्स है ये सडनली गायब होता हुआ दिख रहा है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 kg पर नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 30 + 20 50 लग रहा है। तो हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg इनिशियली, है ना, इनिशियली कितना बोल देंगे, फोर्स नीचे की तरफ 50 अपॉन मास इसका 3, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इनिशियल वो हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए क्या बोल दे, डाउनवर्ड। क्लियर है ये बात। अच्छा बच्चों, इस सवाल में मैं एक एडिशनल चीज आपको बता देता हूं। अगर काट दिया गया होता स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग में सडनली टेंशन इमीडिएटली खत्म हो जाता
और क्या होता, और ये 2 kg का ब्लॉक चुपचाप फ्री फॉल करता और ये 3 kg का ब्लॉक जहां पर है वहीं पर रुका रहता। क्यों? क्योंकि टेंशन जो है सडनली एडजस्ट हो सकता है, धागे का टेंशन सडनली एडजस्ट हो सकता है। तो जैसे ही स्प्रिंग को काटते तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाती, 30 न्यूटन हो जाती और 3 kg का ब्लॉक यहां पर आराम से हैंग कर रहा होता। चलिए बच्चों, तो एक बहुत ही आसान सा सवाल देखते हैं। A spring of force constant K is cut into 2 pieces such that one piece is twice as long as the other. Find the force constant of the longer piece. तो लेट अस से कि हमारी जो शुरुआती स्प्रिंग थी वो 3L लेंथ की थी, तो हम लोगों ने काटा जब, तो जो लॉन्गर पीस है उसकी लेंथ 2L हो जाएगी। मान लेते हैं अपने को ऐसे दिया भी हुआ है कि शुरुआत में जो स्प्रिंग थी उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी थी, K थी। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ फॉर अ पर्टिकुलर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3L इंटू के इज इक्वल टू 2L मल्टीप्लाइड बाय K डैश। तो एक लाइन में अपना जवाब आ गया, K डैश इज इक्वल टू 3K अपॉन 2, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए तो एक और सवाल देखते हैं। 2 blocks of masses 2m and m are suspended by means of a massless spring, मतलब स्प्रिंग कैसी है, आइडियल है ना, एंड अ massless inextensible string, मतलब स्ट्रिंग भी आइडियल है एज शोन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2m and m इमीडिएटली आफ्टर, और 2 पार्ट्स हैं, स्ट्रिंग इज कट और एक है स्प्रिंग इज कट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग धागे को काट देते हैं। तो जब धागे को काटेंगे तो बहुत आसान है देख पाना कि यहाँ पर m जो है वो तो फ्री फॉल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि m के ऊपर अब धागा फोर्स तो नहीं लगा सकता है, तो m के ऊपर क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि पहले पार्ट की अगर बात मैं करूं तो एक्सेलरेशन ऑफ m तो सिंपली क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। क्लियर है ये बात? अब बात करते हैं 2m की। तो 2m की अगर बात करनी है तो शुरुआती कंडीशन देखते हैं। जब क्या था, जब यहां पर धागे को काटा नहीं गया था उस समय मैं पूरे सिस्टम को इकट्ठे ले सकता हूं, क्योंकि 2m और m साथ में तो बंधे हुए थे, है ना। इस तरीके से यहां पर ये दोनों हैंग कर रहे थे। तो नीचे की तरफ इस सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा था, 2m प्लस m मतलब 3mg। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ भी फोर्स कितना लगना पड़ेगा, 3mg, जो कि कौन लगाएगा, kx नॉट लगाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहां स्प्रिंग ही तो उपस्थित है जो इस सिस्टम पर फोर्स लगा सकता है। टेंशन तो यहां पर जो धागा का है वो तो इंटरनल फोर्स हो गया ना, तो ये तो इस बाउंड्री के अंदर की बात है, तो वो तो मैटर नहीं करेगा। तो बेसिकली kx नॉट को कितना होना पड़ेगा, 3mg के बराबर। तो हमें ये समझ में आ गया कि शुरुआत में स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही थी 2m के ऊपर की तरफ 3mg, है ना। तो अब आ जाते हैं उस इंस्टेंट पर जब क्या हो रहा था, जब हम लोगों ने धागे को सडनली काट दिया था, है ना। तो अब धागा तो रहा नहीं, अगर धागा नहीं रहा तो 2m का फ्री बॉडी बना करके देखते हैं कि 2m पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे ये रहा 2m, है ना, इस पर नीचे धरती खींचेगी 2mg से, उसके अलावा धागा तो रहा नहीं जो खींचेगा, लेकिन स्प्रिंग जो है वो अपना काम करती रहेगी, वो ऊपर kx नॉट जिसकी वैल्यू 3mg है वो अभी भी लगाएगी। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2m पर ऊपर की तरफ नेट फोर्स आ रहा है कितने का, 3mg माइनस 2mg मतलब mg का। तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन ऑफ 2m हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स हो गया mg और मास हो गया 2m, तो बेसिकली ये आ गया g/2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, g/2, और डायरेक्शन हो गई अपवर्ड। तो बच्चों अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में, जब स्प्रिंग को ही काट दिया गया। स्प्रिंग को काट दिया गया फिर तो स्प्रिंग का टेंशन इमीडिएटली गायब होना ही पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो अब हमें ऐसा दिख रहा है कि 2m और m, है ना, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ किस फोर्स के ऊपर, मतलब इनके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इनके ऊपर अब सिर्फ और सिर्फ लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आपका ये डाउट होगा कि बीच में जो टेंशन था उसका क्या होगा। तो देखिए बेसिकली क्या होगा, ये दोनों के दोनों एक्चुअली g से नीचे जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये g से नीचे नहीं जाएंगे, कुछ और हो सकता है क्योंकि यहाँ टेंशन भी रहेगा, तो चलिए मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं कि इन दोनों का एक्सेलरेशन g ही होगा और ये दोनों फ्री फॉल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। चलिए तो कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए मान लेता हूं कि यहाँ पर टेंशन है ना। अगर मैंने ऐसा मान लिया तो अब मैं 2m को अगर देखूं तो 2m का अगर मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं
तो क्या आ जाएगा 2m के फ्री बॉडी डायग्राम में, 2m पर नीचे लगेगा 2mg और इस पर और कौन सा फोर्स दिखाना पड़ेगा, टेंशन दिखाना पड़ेगा, सही है। इसी तरीके से देखिए m का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नीचे दिखा दूंगा mg और ऊपर क्या दिखा दूंगा, ऊपर मैं दिखा दूंगा टेंशन T, है ना। तो यहां पर हमारे को दिख रहा है कि 2m का, है ना, यहां पर जो 2m है उसका एक्सेलरेशन कितना आ जा रहा है। इस हिसाब से अगर मैं यहां पर ये मानूं कि धागे में टेंशन है तो नीचे फोर्स लग रहा है 2mg प्लस t, उसको डिवाइड कर देते हैं 2m से, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2m। और इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ m कितना मैं लिख दूंगा, ये मैं लिख दूंगा mg माइनस t अपॉन m, मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया g माइनस t बाय m। और इसी तरीके से 2m का कितना आ गया था, एक्सेलरेशन ऑफ 2m आ गया था g प्लस t बाय 2m। तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ 2m g प्लस t बाय 2m है और एक्सेलरेशन ऑफ m g माइनस 2t बाय m है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ 2m इज नॉट इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ m। तो ये हमने एक बड़ी अजीब सी चीज यहां पर हासिल करी है, जो क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, जो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि यहां पर टेंशन कैसे हो सकता है, अगर इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है तो यहां पर टेंशन हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि आप ये देखिए कि इस हिसाब से क्या आया, 2m का एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो अगर 2m का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, m का एक्सेलरेशन कम होगा, तो धागा तो स्लैक हो जाएगा ना। तो धागा अगर स्लैक हो जाएगा तो टेंशन किस बात का, टेंशन तो तभी आएगा जब धागा टॉट हो, धागा स्लैक होने पर तो टेंशन आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि टेंशन को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा कि जैसे ही हम लोग स्प्रिंग को काटेंगे ये सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, बस ये सिस्टम नीचे जी से जाता हुआ दिखेगा, है ना। यहां पर धागा ऐसा नहीं है कि ये ऐसे स्लैक इस तरीके का हो जाएगा, धागा अभी भी सीधा रहेगा लेकिन वो उसके अंदर कोई टेंशन नहीं रहेगा, वो इन दोनों को कनेक्ट करेगा लेकिन कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि m, ये धागा और ये 2m, ये तीनों ही सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं और इनकी शुरुआत हुई थी जीरो वेलोसिटी से। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 and m2 connected by a light inextensible string and pulled up by an external force capital F on an inclined plane having an inclination angle theta, then find the acceleration of block and tension in the string। तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल हमारे को सिखाएगा कि किस तरीके से आपको सिस्टम चुनना चाहिए ताकि आपका जवाब बड़े आराम से आ जाए। जैसे कि अगर मैं यहां पर ये दोनों m1 m2 और ये स्ट्रिंग, इन तीनों चीजों को मिला करके अगर मैं सिस्टम चुनूंगा तो देखिए मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। क्यों, क्योंकि आप देखिए कि इस सिस्टम पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर मैं कहूं तो m1 प्लस m2 इंटू जी, जिसका अलोंग द इंक्लाइन कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, इसका अलोंग द इंक्लाइन जो कॉम्पोनेंट हो जाएगा वो हम लोग देख सकते हैं कि कितना होगा, इसका साइन थीटा, है ना। मतलब कि m1 प्लस m2 इंटू जी साइन थीटा, है ना। मैंने फोर्सेस किस डायरेक्शन में देखे, अलोंग द इंक्लाइन, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन फोर्सेस जो है वो अपने आप बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये मोशन कर रहा है अलोंग द इंक्लाइन, तो ऑब्वियस है कि y के अलोंग सारा जो फोर्स है वो निपटा हुआ है। y किसे कह रहा हूं मैं, y में कह रहा हूं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन को और x में कह रहा हूं अलोंग द इंक्लाइन को, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, हमें ये दिख रहा है कि इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा, लेटर से a होगा, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अलोंग द इंक्लाइन, मतलब कि x के अलोंग अगर मैं बात करूं तो f माइनस पीछे कितना लग रहा है m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g साइन थीटा इज इक्वल टू कितना लिख दे, इस सिस्टम का मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a से, है ना। तो यहां से देखिए डायरेक्टली अपने पास a कितना आ गया, a आ जाएगा f अपॉन m1 प्लस m2 और इसमें से क्या घटा दे, माइनस ऑफ g साइन थीटा। क्लियर है ये बात। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस सवाल में अगर मान लीजिए f की वैल्यू 0 होती तो एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का कितना होता, माइनस जी साइन थीटा। मतलब कि जो डायरेक्शन हम लोगों ने एक्सेलरेशन की चुनी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जाता जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से।
अब हमें निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम लोग किसका किसे सिस्टम मान लें। लेट अस से कि मैं M1 को सिर्फ सिस्टम मान रहा हूं, तो M1 को सिस्टम मान लूंगा। तो देखिए नया फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। M1 पर देखिए मैं कौन सा फोर्स दिखा सकता हूं। एक तो इस डायरेक्शन में है ना, ये वाली जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में लगेगा कौन सा फोर्स, M1G का कंपोनेंट विच इज M1G साइन थीटा, है ना। सिर्फ मैं M1 को सिस्टम मान रहा हूं। उसके अलावा अलोंग राइट मतलब कि अप द इंक्लाइन, इस पर फोर्स कौन सा लगेगा, टेंशन का। आइए आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। यहां पर देखिए जो M1 है उस पर नीचे तो कितना फोर्स लग सकता है, M1G साइन थीटा। और उसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ धागा ही है जो इससे अटैच्ड है, तो धागा इसे खींचेगा कितने फोर्स से, टेंशन T से। तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों को मिला करके इसका एक्सेलरेशन कितना आना है, A आना है, जो हम लोगों ने ऊपर निकाल रखा है। तो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, एक्सेलरेशन के अलोंग ही हम लोग नेट फोर्स लेंगे, तो लिख सकते हैं T माइनस M1G साइन थीटा इज इक्वल टू लिख देते हैं M1 इंटू A। तो यहां से टेंशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा M1G साइन थीटा प्लस M1 इंटू, अब एक्सेलरेशन कितना था, एक्सेलरेशन था F अपॉन M1 प्लस M2 माइनस G साइन थीटा। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी M1G साइन थीटा, देखिए कैंसिल आउट हो रहा है ना, यहां और यहां से कैंसिल आउट हो रहा है। तो बच गया जा रहा है F M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो बेसिकली यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसी जवाब को आप एक और तरीके से निकाल सकते थे। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते M2 का, तो कैसे हम लोग यही आंसर लाते। हम लोग यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम M2 का ऐसे बनाते ना, तो अपने को क्या लिखना पड़ता, फिर F इधर दिखाते, एक तो ये लगता ही लगता, साथ में M2G का कंपोनेंट M2G साइन थीटा भी दिखाते, और फिर M2 को ये स्ट्रिंग ऐसे खींच रही है क्योंकि रस्सी हमेशा खींचती है, तो इस पर टेंशन T ऐसे दिखाते और एक्सेलरेशन इधर ऐसे दिखा देते। तो वो इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग इक्वेशन लिखते हैं F माइनस T माइनस M2G साइन थीटा इज इक्वल टू M2 इंटू A। और यहां से बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि टेंशन बड़े आराम से आ जाता, टेंशन कितना आ जाता, F माइनस M2G साइन थीटा माइनस M2 इंटू A। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बिल्कुल एक नए सेगमेंट में एंटर करते हैं जो कि है पुली, है ना। तो यहाँ पर आप दूसरे और तीसरे नंबर के डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इसमें यहाँ देखिए कि एक पुली से होकर के ये रस्सी गुजर रही है ना। ये डायग्राम हम लोगों ने पहले भी देख रखा था। और यहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं, पुली को हम लोग आइडियल कंसिडर करते हैं अगर कुछ दिया ना हो, और रस्सी को तो आइडियल मानते ही है। अब यहाँ पर टेंशन उस केस में क्या आ जाता है, टेंशन पूरे के पूरे धागे में हर जगह सेम आता है क्योंकि हम लोगों ने रस्सी को मासलेस माना है। और साथ ही साथ एक और चीज का हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर कि पुली का कोई मास नहीं होता है, और उसके अलावा हम लोग यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन नहीं अज्यूम करते हैं। हम लोग मानते हैं कि ये जो पुली है ये बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो चलिए अजम्पशंस को एक बार लिख लेते हैं। पहला अजम्पशन क्या होगा हमारे लिए, पहला अजम्पशन हो जाएगा यहाँ पर, एक तो हम लोग लिख सकते हैं मासलेस पुली, है ना, मासलेस होगा पुली। और दूसरा क्या होगा, फ्रिक्शनलेस, है ना, फ्रिक्शनलेस पुली, है ना। पुली में भी हम लोग कोई भी फ्रिक्शन कहीं पर भी नहीं मानते। क्लियर है ये बात। और अगेन बच्चों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद दिला दूं, अगर ये एक कंप्लीट रस्सी है ना, यही वो रस्सी है जो इधर लेफ्ट में भी और इधर डाउन में भी है, यही वो रस्सी है जो इधर से इधर घूम करके पुली से घूम करके इसके हाथ में आ रही है। तो अगर यही एक रस्सी है तो इस पर्टिकुलर रस्सी में हर जगह टेंशन हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा, बिल्कुल कांस्टेंट मानना पड़ेगा। लेकिन कब, जब ये रस्सी क्या दी हुई हो, आइडियल दी हुई हो, मतलब मास लेस दी हुई हो। चलिए बच्चों, तो एक बहुत ही प्यारा सवाल देखते हैं। बेसिकली ये जो अरेंजमेंट है ना, जिसमें एक पुली है और दो यहाँ पर ब्लॉक्स हैंग कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये अरेंजमेंट कहलाता है एटवुड मशीन, सिंपल एटवुड मशीन। तो वही लिखा है सवाल में, इन अ सिंपल एटवुड मशीन टू अनइक्वल मासेस M1 एंड M2 आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग गोइंग ओवर अ क्लैम्प्ड लाइट स्मूथ पुली। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पुली जो है वो बिल्कुल आइडियल है ना। आगे देखते हैं क्या लिखा है, M1 दिया हुआ है 300 ग्राम्स और M2 दिया हुआ है 600 ग्राम एंड द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट,
है ना, आराम से इसको होल्ड करके यहाँ रखा गया, फिर अचानक से छोड़ दिया गया। अब हमसे 3 पार्ट में पूछा गया सवाल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, टेंशन, और फिर आखिरी पार्ट में पूछा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। तो चलिए सबसे पहले इस एटवुड मशीन का पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं M1 और M2 का, है ना, M1 और M2 का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ये रहा M1, ये रहा M2, इस पर नीचे धरती खींचेगी कितने फोर्स से, M1G से, इसको धरती खींचेगी M2G फोर्स से। रस्सी है, रस्सी का काम है खींचना, ऊपर टेंशन T और इधर भी टेंशन T, क्योंकि ये पूरी की पूरी तो एक ही रस्सी है ना जो M1 M2 को कनेक्ट कर रही है, तो इसमें हर जगह टेंशन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और टेंशन को हम लोग कैसे शो करते हैं, डबल एरो से, है ना, मतलब कि ये पुली को भी नीचे खींच रही है इधर से, और M1 को भी ऊपर खींच रही है और M2 को भी ऊपर खींच रही है। अब देखिए, चूंकि सवाल में दिया हुआ है कि M2 जो है वो क्या है, हैवी है ना, यही तो दिया हुआ है सवाल में। सवाल में देखिए दिया हुआ है M2 600 ग्राम है और M1 300 ग्राम है, तो काफी इजीली आप कह सकते हैं कि M2 को नीचे जाना चाहिए और M1 को ऊपर जाना चाहिए, है ना। इसके लिए तो फिजिक्स आने की जरूरत भी नहीं है ऐसा कहने के लिए। क्लियर है ये बात। तो यहां पर मैं एक्सेलरेशन इसका अगर A बोल रहा हूं तो इसका भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो A ही होगा। अगेन बिल्कुल लॉजिकल बात मैं कह रहा हूं कि क्योंकि M2 जिस रेट से नीचे जाएगा उसी रेट से M1 ऊपर जाएगा, तो अगर सब कुछ सेम है दोनों के लिए, है ना, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, दोनों के लिए सेम आएगा। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दोनों के लिए जरूर सेम है, पर एक्सेलरेशन सेम नहीं है ना। मैं जब एक्सेलरेशन कह रहा हूं A, तो वो क्या है, वो एक्चुअली उसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर अगर मैं कहूंगा तो दोनों के लिए अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन दोनों के एक्सेलरेशन की अलग अलग है। अब यहां पर इक्वेशन लिखते हैं, जैसे M1 के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, T माइनस M1 इंटू G इज इक्वल टू M1 इंटू A, और M2 के लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, इस बार नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो नेट फोर्स नीचे लिखेंगे, मतलब M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू A। क्लियर है ये बात। तो देखिए अपने पास बड़े आराम से 2 इक्वेशंस आ चुकी है ना, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब हम लोग एक काम करते हैं, टेंशन निकालते हैं सबसे पहले। तो टेंशन या टेंशन से पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि वो बहुत आसानी से आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे ना तो टेंशन तो कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, M2G माइनस M1G इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को भी ऐड कर दीजिए, M1 प्लस M2 इंटू A। तो देखिए बड़े आराम से अपने पास एक्सेलरेशन आ गया, कितना आ गया ये, M2 माइनस M1 मल्टीप्लाइड बाय G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, है ना। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये बात। अब हम लोग इसकी मदद से टेंशन निकाल सकते हैं, है ना। तो टेंशन माइनस M1G बराबर कितना था, M1 इंटू A था। तो अब यहां पर क्या करते हैं हम लोग, A की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए टेंशन कितना आ जाएगा, यहां से टेंशन आ जा रहा है M1G प्लस M1G, और यहां पर क्या आ जाएगा, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, है ना। तो यहां पर अब हम लोग LCM ले लेते हैं M1 प्लस M2 को। तो ये मैंने ले लिया M1 प्लस M2 एज LCM। तो इधर क्या आ जाएगा, M1G तो चलिए कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा 1, है ना। यहां पर आ जाएगा ये M1 प्लस M2, और इधर कितना आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा M2 माइनस M1, है ना। तो यहां से अपने पास देखिए कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है। तो M1 से M1 कैंसल आउट हो गया, राइट। तो यहां से देखिए टेंशन की फाइनल वैल्यू कितनी आ जा रही है, ट्वाइस ऑफ, क्योंकि 2M2 हो गया, ट्वाइस ऑफ M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो मेरा ये सजेशन है कि एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों की ही वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए इन केस ऑफ एटवुड मशीन, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा आपको, है ना। तो ये दोनों इक्वेशंस या ये दोनों जो रिजल्ट्स आए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा याद होना चाहिए। बच्चों एक्सेलरेशन का जो रिजल्ट आया है A बराबर M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2, इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि बेसिकली टेंशन तो यहाँ पर इंटरनल फोर्स हो गया,
अब एक तरफ से धरती खींच रही है इसे कितने से, m2g से, एक तरफ से धरती इसे खींच रही है m1g से, तो ऑब्वियस है कि m2g इस बार ज्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि नेट जो फोर्स लग रहा है वो खींचने वाला कितना लग रहा है, m2g माइनस m1g, है ना। तो इस नेट, इसे हम लोग जनरली कह देते हैं नेट पुलिंग फोर्स। ये जो m2 माइनस m1g है ना, ये कभी कभी कहलाता है एज नेट पुलिंग फोर्स, है ना। इतने फोर्स से नेट इसे खींचा जा रहा है, और इस फोर्स से अगर टोटल मास को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। चलिए, तो चूंकि हमें एक्सेलरेशन और टेंशन का फॉर्मूला पता चल गया, तो अब हमारे लिए सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि पहले पार्ट में आप देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो ये साफ दिख रहा है कि m1 जाएगा ऊपर, है ना, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो u बराबर था 0, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी। एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो यहां से m2 भर देते हैं, m2 कितना है 600 ग्राम, तो ये हो गया 600 माइनस यहां भर देते हैं 300 अपॉन 600 प्लस 300 इंटू जी, जो कि 10 मान सकते हैं हम लोग। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से आप देखिए अपने पास जो एक्सेलरेशन है वो आ जा रहा है 3/9, मतलब कि 10/3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों अब सोचना बड़ा आसान है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है, एक्सेलरेशन इतना है, तो फर्स्ट ब्लॉक जो है पहले 2 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा। हम लोग सिंपली बोल देंगे s इज इक्वल टू हाफ इंटू 10/3 इंटू टाइम हमें 2 लेना है, तो 2 का स्क्वायर। तो यहां से s कितना आ गया, ये आ जाएगा 40/6, मतलब कि हो गया 20/3 मीटर्स। अब दूसरे पार्ट में टेंशन निकालना है, तो टेंशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं ट्वाइस ऑफ m1 इंटू m2 इंटू जी, और मासेस को हम लोग ले लेते हैं किसमें, मासेस को ले लेते हैं केजी में, मतलब अपॉन 1000 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 600/1000 प्लस 300/1000, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 1000 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, साथ ही साथ 0 से 1 0 गया, 2 0 से 2 0 यहां चला गया, तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 2 0 से ये 2 0 और ये 2 0 गया, तो कितना आ गया 2 6 12, 12 3 36, 36/6 प्लस 3 9, मतलब ये हो गया 4 न्यूटन। अब आखिरी पार्ट में बोला है फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। तो बेसिकली ये है क्लैंप, है ना। तो ये क्लैंप को क्या कर रहा है, बेसिकली ये जो क्लैंप है ये पुली को क्या कर रहा है, ऊपर होल्ड करके रखा है। अब पुली का वेट तो कुछ है नहीं, है ना, पुली तो आइडियल है, लेकिन धागा इसे खींचना चाह रहा है नीचे की तरफ और इधर भी नीचे की तरफ। किस फोर्स से, टेंशन से। तो पुली का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं उसे नीचे टी और इधर भी नीचे टी से खींचा जा रहा है, तो ऊपर कितना फोर्स चाहिए रोक के रखने के लिए, 2t। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, सी पार्ट का जवाब हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी, और टी हमने निकाला था 4 न्यूटन, तो हमारा जवाब कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग अ मास ऑफ 3 किलोग्राम। द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर पुल्ड बाय कांस्टेंट फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एंड 32 न्यूटन। Find the force exerted by the 20 centimeter part of the rod on the 10 centimeter part. All the surfaces are smooth and the string and the pulleys are light. तो चलिए, सबसे पहली चीज जो मुझे स्ट्राइक करती है वो ये है कि मुझे फ्री बॉडी डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, है ना। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूं तो सबसे पहले लेटर से कि मैं पूरे के पूरे रॉड का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना दूं तो बड़ा सही रहेगा। जैसे कि राइट में से कितने से खींचा जा रहा है, राइट में से खींचा जा रहा है 32 न्यूटन से, क्योंकि ये 32 न्यूटन जो टेंशन है वो तो यहां पर भी आ जाएगा, है ना। और वही सेम लॉजिक से मैं कह सकता हूं कि इसे लेफ्ट में खींचा जा रहा है 20 न्यूटन से। अब मास अपने को 3 kg दिया हुआ है, तो टोटल मास मैंने लिख देता हूं 3 kg। अब हमें साफ दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यहां पर एक्स एक्सिस में किसे कह रहा हूं, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस कह रहा हूं। तो एक्स के लॉन्ग मुझे दिख रहा है कि फोर्स कितना लग रहा है, नेट 32 माइनस 20 विच इज 12 न्यूटन, है ना। तो नेट फोर्स इस पर राइट की तरफ लग रहा है 12 न्यूटन और मास है इसका 3 kg।
तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 12 न्यूटन अपॉन 3 kg विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल गया, इस पूरे के पूरे रॉड का एक्सेलरेशन मिल गया जो कि है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे देखना है कि ये जो 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट है, ऑब्वियस है कि इसका मास 2 kg होगा और इसका मास 1 kg होगा यूनिटरी मेथड से। तो मुझे ये देखना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द 10 सेंटीमीटर पार्ट कितना होगा। तो पहले ये देखिए कि 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट का मास कितना है 1 kg, और हमने ये भी निकाल लिया कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका भी एक्सेलरेशन, इसका मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, राइट की तरफ है। अब मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर टेंशन लेफ्ट की तरफ इस पर कितना लग रहा है 20 न्यूटन का, और उसके अलावा जो भी फोर्स इस पर लग सकता है वो 2 kg वाला ब्लॉक ही लगा सकता है इस पर, है ना। 1 kg वाले ब्लॉक पर तो ये 32 न्यूटन नहीं लग रहा है ना, वो तो किस पर लग रहा है, इस 2 kg वाले ब्लॉक पर लग रहा है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं अगर 1 और 2 को अलग अलग ट्रीट करें तो जो 1 kg वाला ब्लॉक है उस पर राइट की तरफ फोर्स लगेगा F, और ये जो F फोर्स है ये इस पर कौन लगा रहा है 2 kg वाला ब्लॉक लगा रहा है ना। बेसिकली 2 kg वाला ब्लॉक 1 kg वाले ब्लॉक को खींच रहा है। तो हम लोग बड़े आराम से इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, F माइनस 20 इज इक्वल टू मास जो कि 1 है इनटू एक्सेलरेशन जो कि 4 है। तो यहां से F कितना आ जाएगा, F आ जाएगा 20 प्लस 4 दैट इज 24 न्यूटन। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंसिडर द सिचुएशन शोन ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस, और वेज जो है ये लेकिन फिक्स्ड है, एंड द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट। मतलब सब कुछ जो है वो आइडियल कंडीशन दे रखा है। M1 और M2 का मास 1 kg है, θ1 37 डिग्री है और θ2 53 डिग्री है। अपने को बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एनालाइज करते हैं M1 के मोशन को, है ना। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पर M1 का फ्री बॉडी डायग्राम। अब M1 के फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या शो करना होगा, M1 पर एक तो M1G लगेगा नीचे की तरफ, है ना। उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, कितना M1G साइन ऑफ θ1 कितना दिया हुआ है 37 डिग्री, है ना। तो यहां पर मैंने दिखा दिया कि अगर नीचे M1G लग रहा था इस पर, तो उसका एक कंपोनेंट ही तो इसे क्या करेगा, खींचेगा। दूसरा कंपोनेंट क्या कर रहा है, उसे दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसका ख्याल नॉर्मल रिएक्शन यहाँ रख दे रहा है ना। बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर M1G cos ऑफ 37 डिग्री, है ना। तो नॉर्मल और M1G का cos कंपोनेंट बेसिकली एक दूसरे को निपटा करके रखे। बेसिकली M1G का कौन सा कंपोनेंट इसे इधर खींचना चाह रहा है, वो है M1G का sin 37 डिग्री वाला कंपोनेंट। साथ ही साथ हम लोग एक और चीज यहाँ पर देख पा रहे हैं। कौन सी चीज देख रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर एक धागा भी है जो इसे ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए यहाँ वो टेंशन T भी दिखा देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग M2 की, है ना। M2 की अगर बात करें यहाँ पर, तो उसको नीचे खींचने वाला फोर्स कौन सा है, ऑब्वियस है M2G का कौन सा कंपोनेंट, M2G का साइन ऑफ θ2 मतलब साइन 53 डिग्री, M2G साइन ऑफ 53 डिग्री। और ऊपर कौन खींचना चाह रहा है, ऊपर की तरफ खींचना चाह रहा है टेंशन। ऊपर से मेरा मतलब कौन सा है, अप द इंक्लाइन, है ना। एक नीचे लग रहा है M2G साइन 53 डिग्री, और अप द इंक्लाइन लग रहा है टेंशन T, है ना। और ये टेंशन T जो है वो एक ही रस्सी है ना पूरी की पूरी, तो यहां पर टेंशन पूरे के पूरे रस्सी में क्या रहेगा, सेम रहेगा। साथ ही साथ आप एक और चीज देख पा रहे होंगे कि एक्सेलरेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड दोनों ही ब्लॉक्स के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है ये बात, क्योंकि जितना ये आगे जाएगा उतना ही ये आगे जाएगा। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दोनों जो है वो इस पर्टिकुलर रास्ते के अलोंग जुड़े हुए हैं। ठीक है ये बात। अब बच्चों सवाल में अपने को ये दिया हुआ है कि M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू 1 है, तो मैं M1 को मिटा देता हूं क्योंकि वो तो 1 है ना। तो यहाँ पर सिंपली M1 M2 1 से रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पर मैं चाहिए तो 1 लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है किसी भी डायरेक्शन में आप मान लीजिए कि लेट अस से कि एक्सेलरेशन इस तरीके का है ना। मतलब कि M1 अप द इंक्लाइन जा रहा है और M2 डाउन द इंक्लाइन जा रहा है। मान लीजिए मैंने ऐसा मान लिया, तो हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, हम लोग जैसे कि इक्वेशन लिख सकते हैं M1 के लिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माना है हमने, तो हम लोग क्या लिख देंगे T माइनस G साइन 37 डिग्री
इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, मास जो कि 1 है, 1 इंटू ए। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं इस m2 के लिए, उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो डाउन द इंक्लाइन है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1 इंटू जी इंटू साइन ऑफ 53 डिग्री माइनस टेंशन इज इक्वल टू 1 इंटू ए, है ना। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो टेंशन गायब हो जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं इन दोनों को। तो यहां से क्या आ जाएगा, जी साइन 53 डिग्री माइनस जी साइन 37 डिग्री। तो जी को मैं 10 ले लेता हूं, साइन 53 होता है 4/5 और साइन 37 होता है 3/5। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए। तो यहां से देखिए मेरे पास ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 2 5 10 और 5 5 यहां गायब हो गया, तो एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में मैंने सोचा था कि एक्सेलरेशन आएगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है। क्लियर है बात। क्या हुआ होता बच्चों अगर मैं एक्सेलरेशन पीछे मान लेता, तो मान लीजिए मैं एक्सेलरेशन इधर मान लेता, है ना, तो भी तो आंसर आना ही चाहिए था ना। आइए चलिए ट्राई करते हैं। m1 के लिए हम लोग क्या लिखते, हम लोग लिखते हैं इस बार कि जी साइन 37 ज्यादा है, तो हम लोग लिख देते जी साइन 37 डिग्री माइनस टेंशन इज इक्वल टू 1 इंटू ए। और m2 के लिए क्या लिख देते, m2 के लिए लिख देते टेंशन माइनस जी साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू ए। अब फिर से हम लोग बड़े इनोसेंट तरीके से इन दोनों को ऐड करते तो क्या आ जाता, g की वैल्यू 10 और ये आ जाता साइन 37 मतलब 3/5 और उसमें घटाना पड़ता 4/5 और ये आ जाता ट्वाइस ऑफ इट। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर माइनस साइन अपने को बता रहा है बच्चों कि एक्सेलरेशन की जो दिशा आपने चुनी है वो गलत है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअली एक्सेलरेशन होना चाहिए और मैग्नीट्यूड उसका क्या रहेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव तरीके से या कम समय में अगर मुझे करना हो तो मैं ये सारी इक्वेशंस नहीं लिखूंगा, मैं सिंपली ये देखूंगा कि मेरे पास ये जो सिस्टम है ये बेसिकली इस पर mg का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो जो फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में ये ऐसे खिसकना चाहिए, है ना। तो यहां पर मैं क्या देख लूंगा कि कौन सा कंपोनेंट ज्यादा है, ऑब्वियसली m2g sin 53 डिग्री ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में मुझे समझ में आ जाएगा कि एक्सेलरेशन आने वाला है। और नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास वाला फंडा मैं यूज करूंगा। नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा, 1 इंटू जी इंटू साइन 53 डिग्री माइनस कितना कर दे, -1 इंटू जी इंटू साइन 37 डिग्री और इसको मैं डिवाइड कर देता किससे, 1 + 1 जो कि 2 है ना। तो इस तरीके से मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव अप्रोच से मैं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लेता और डायरेक्शन में दिमाग से भर देता यहाँ पर। क्लियर है ये बात। तो यहां पर मैंने क्या चुना कि एक्सटर्नली mg का कौन सा कंपोनेंट है जो इसे ऐसे खींच रहा है और इसे ऐसे खींच रहा है और कौन सा डोमिनेट कर रहा है। क्लियर है ये बात। और उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इन द फिगर m1 इज इक्वल टू 5 kg, m2 इज इक्वल टू 2 kg और यहां पर जो f दिए हुए हैं वो है 1 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स आउट एंड f कंटिन्यूज टू एक्ट। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या था और उसके लिए हमारे को जरूरी है ये देखना कि नेट पुलिंग फोर्स कितना था, है ना। अगर मैं उस वाले तरीके से सोचूं तो नेट पुलिंग फोर्स में देखना चाहता हूं। अब यहाँ पर m1 जो है वो 5 है ना, तो बेसिकली ये हो गया 5 kg का और m2 दिया हुआ है अपने को 2 kg का। और चूंकि दोनों पर F फोर्स लग रहा है एक्स्ट्रा, तो नेट पुलिंग फोर्स में तो ये वाला F कैंसिल आउट हो गया। तो नेट कितना बच गया, इसको खींचा जा रहा है 50 से, इसको खींचा जा रहा है 20 से, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया 30 न्यूटन और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मास से मतलब 7 kg से, तो ये बेसिकली हमारा एक्सेलरेशन हो जाना चाहिए। क्लियर है ये बात। तो बेसिकली देखिए बच्चों हमारा एक्सेलरेशन और फाइनल आंसर पहले पार्ट का क्या आ गया, 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हासिल करने का एक और तरीका था, है ना। चलिए उस तरीके की तरफ भी बढ़ते हैं। वो थोड़ा लॉन्गर अप्रोच है, उसमें अपने को क्या करना होगा, m1 और m2 इन दोनों का क्या बनाना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे m1 के लिए मैं 5 kg लिख देता हूँ, m2 के लिए 2 kg लिख देता हूँ। नीचे इस पर फोर्स दिखा दूंगा मैं, एक तो 50 बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और साथ ही साथ F जो है वो 1 न्यूटन है, तो 1 यहाँ नीचे दिखा दिया
और ऊपर मैं दिखा देता हूं टेंशन टी। उसी तरीके से 2 kg पर नीचे 20, और क्या दिखा दूं, नीचे की तरफ 1 एक और है और ऊपर की तरफ टेंशन टी। अब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 5 kg वाला मास है उसको नीचे जाना चाहिए, तो इसीलिए मैं यहां पर एक्सेलरेशन ए ऐसे दिखा रहा हूं और 2 के लिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वही रखते हुए ऊपर दिखा रहा हूं। तो अब मैं बनाऊंगा दो इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या होगी, 50 + 1 माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू ए, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, टेंशन में से कितना घटा दें, टेंशन में से घटा देंगे 20 और घटा देंगे 1, और ये बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए के। तो अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो देखिए ये जो 1 था ये तो कैंसिल आउट हो गया, टेंशन था वो भी कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 30 इज इक्वल टू 7a। तो यहां से a कितना आ गया, 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए बच्चों दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स आउट एंड f कंटिन्यूज टू एक्ट। इसका मतलब कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, m1 का बनाऊंगा, क्योंकि मुझे m1 को ही तो एनालाइज करना है ना। तो m1 जो है वो है 5 kg। उस पर देखिए अब क्या नहीं लगेगा, अगर धागा कट गया तो टेंशन नहीं लगेगा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लगेगा ही 50 न्यूटन, साथ ही साथ F भी बोल रहा है कि वो भी लगेगा 1 न्यूटन का। तो टोटल इस पर फोर्स कितना हो गया नीचे की तरफ, 51 न्यूटन। तो मैं एक्सेलरेशन कितना बोल दूंगा, 51 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास जो कि 5 है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली कितना आ गया, 10 ये हो जाएगा 10.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बच्चों तो एक और सवाल देखते हैं। हमसे पूछा गया है m1 है ना, फाइंड m1 सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। मतलब m1 की वो वैल्यू बतानी है जिसकी वजह से क्या होगा, m1 जो है वो रुका रहे। m2 2 kg है और m3 3 kg है। तो बेसिकली m1 को क्या लगना चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए कि यहां पर है ना, यहां पर ये बिल्कुल इस तरीके से रुका हुआ है ना, ऐसा लगना चाहिए कि ये वाला पॉइंट यहां पर फिक्स्ड है। तो बेसिकली अगर मैं m2 और m3 को देखूं तो एक ऐसा मुझे लग रहा है कि यहां पर एक एटवर्ड मशीन है ना, ऐसा ही तो मुझे फील हो रहा है कि यहां पर एक एटवर्ड मशीन है। m2 को मैं दिखा देता हूं 2 और ये है 3 है ना। तो अगर यहां पर एक पॉइंट मैं P बोल रहा हूं तो बेसिकली m1 कब नहीं मूव करेगा, जब P पॉइंट नहीं मूव करेगा, और P पॉइंट नहीं मूव करेगा इसका मतलब तो ये बिहेव कर रहा है एज इफ कि ये यहां पर क्लैम्प्ड है ना। तो हम लोग जानते हैं ऐसे केस में कि यहां पर जो टेंशन बिल्डअप होता है वो कितना होता है, वो होता है ट्वाइस ऑफ m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां पर जो टेंशन आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2t। तो चलिए हम लोग 2t निकालते हैं ना, 2t कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां लिख देते हैं वैल्यूज। m1 कितना है, m1 है बेसिकली यहां पर m1 में इसे 2 को कह रहा हूं और m2 यहां 3 को कह रहा हूं, है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक काम करता हूं, फॉर्मूले में यहां पर क्या लिख देता हूं, m2 m3 और यहां पर भी m2 प्लस m3, यहां पर भी m3 m2 और यहां पर m3 प्लस m2 है ना। बेसिकली मैंने वो फॉर्मूला यूज किया था जो मैंने याद कर रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 इंटू 10, मैंने g को 10 ले लिया, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 विच इज 5। तो 5 2 10, तो ये हो गया 4 2 8 2 16 3 48 न्यूटन। तो यहां पर जो टेंशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 48 न्यूटन आ रहा है। तो यहां पर भी जो टेंशन आएगा वो 48 न्यूटन आएगा, क्योंकि ऑल्दो m2 m3 एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है लेकिन उसके बाद पुली जो है वो पूरा का पूरा m1 से एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो हर पॉइंट पर टेंशन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। तो वही मैं देख रहा हूं यहां पर कि अब अगर m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए है ना, चलिए m1 का हम लोग एक सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो m1 के फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि नीचे कितना लग रहा है m1 इंटू जी, ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर टेंशन जो नेट आया वो कितना आया 48 न्यूटन, तो वो भी मैं लिख देता हूं 48 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि m1 इंटू जी को मैं 10 ले रहा हूं, इज इक्वल टू 48 न्यूटन आ गया। तो यहां से m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4.8 kg। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया कि अगर m1 की वैल्यू 4.8 kg रहेगी तो क्या होगा, तो ऐसा लगेगा कि m1 जो है वो बिल्कुल रुका हुआ है
और ऐसा लगेगा कि M2 M3 भी जो है ना, वो यहां पर इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं एज इफ की एक सिंपल एटवुड मशीन हो, है ना। M2 और M3 रुके हुए नहीं है, वो तो एक्सेलरेटेड है, लेकिन ये जो पॉइंट P मैंने बनाया है ना, ये पॉइंट P ऐसे बिहेव करेगा एज इफ कि ये यहां पर बंधा हुआ है। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं, और सवाल है अ मंकी इज क्लाइंबिंग ऑन अ रोप दैट गोज ओवर अ स्मूथ लाइट पुली एंड सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ इक्वल मास एट द अदर एंड। शो दैट व्हाटएवर फोर्स द मंकी exerts on the rope, the monkey and the block move in the same direction with equal acceleration. If initially both were at rest, their separation will not change as time passes. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, ये मंकी है जो क्या करना चाह रहा है, ऊपर चढ़ना चाह रहा है ना, और इसका मास और ब्लॉक का मास बिल्कुल क्या है, सेम है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर एक और डायग्राम बना दिया है जिसमें बंदर, आप सोचिए कि अगर बंदर को ऊपर जाना है तो वो क्या करेगा। बंदर जो है रस्सी को बेसिकली खींचता है नीचे, है ना, रस्सी जो है उसको खींचता है बंदर। जैसे आप जब चलते हैं सड़क पर तो आप क्या करते हैं, आप जमीन को पीछे धक्का देते हैं, जिसके बदले में आपको जमीन आगे धक्का देता है और आप आगे चल पाते हैं। तो उसी तरीके से अगर बंदर ऊपर जाना चाह रहा है तो वो रस्सी को नीचे खींचेगा, जिसकी वजह से रस्सी उसे क्या करेगी, रस्सी उसे ऊपर खींचेगी। तो इस बंदर पर टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, और कौन सा टेंशन लगेगा, वही टेंशन जो इस रस्सी में बिल्डअप होगा, है ना। तो बेसिकली एक टेंशन T बिल्डअप हुआ। अब बंदर का मास कितना है, लेटर से कि M है, तो नीचे उस पर फोर्स लगेगा mg, जिसकी वजह से उसके पास लेटर से एक्सेलरेशन आ गया a। अब जो कहानी यहां हम लोगों ने अभी अभी कही, वही कहानी देखिए यहां पर भी हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी, इस ब्लॉक का वेट कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, और मजबूरन इस पर टेंशन ऊपर अब कितना लगेगा, टेंशन T लगेगा, क्योंकि जो रस्सी में टेंशन डेवलप हुआ है वही तो हर जगह एक्ट करेगा। तो अगर इस बंदर को देखिए, अगर इस पर ऊपर टेंशन T लग रहा है तो ब्लॉक पर भी तो ऊपर टेंशन T लग रहा है। अगर ब्लॉक का वेट mg है तो बंदर का भी वेट mg है, और अगर बंदर का एक्सेलरेशन a ऊपर है तो ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन मजबूरन a होना ही पड़ेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि whatever the force monkey exerts on the rope, the monkey and the block move in the same direction, और दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जिस वजह से क्या होगा, जहां पर भी जितना भी ऊपर बंदर पहुंचेगा उतना ही ऊपर ब्लॉक पहुंचेगा, तो दोनों के बीच की दूरी जो है हमेशा क्या रहेगी, मेंटेन्ड रहेगी। ऑलराइट, तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया है, और बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है इसका एप्लीकेशन आगे आने वाले हर चैप्टर में आपको मिलने वाला है। और बेसिकली आज जो चीजें हम लोगों ने देखी है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये बात? ऑलराइट बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।